नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में विचार क्रांति महाक्रांति। इन दिनों विचार क्रांति के तूफानी झकझोरों से अध जगे उनिंदे आंखें मलते मानव समाज की अकुलाहटें साफ नजर आ रही हैं। आज इन सवालों की क्या जरूरत है इस क्रांति की? विगत इतिहास में हो चुकी अनेक क्रांतियों की अपेक्षा इसमें क्या खासियत है? सवालों की जटिलता के बावजूद इनकी सामयिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। मानव जीवन के इतिहास की पोथी क्रांति के अक्षरों से रंगी पड़ी है। वर्तमान क्रांति जो स्वर्ण युग की संदेशवाहक है ही अपनी मौलिकता है। इसी अतीत के पृष्ठभूमि में झांके बिना तथा वर्तमान से संबंध सूत्र जोड़े बिना नहीं परखा जा सकता। असल में हमारा ध्यान उन्हीं परिवर्तनों की ओर जाता है जो क्रांति के रूप में अचानक फट पड़ते हैं। फिर भी प्रत्येक भूगर्भ शास्त्री जानता है कि धरती की सतह पर जो बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं उनकी चाल बहुत धीमी होती है। इसी तरह क्रांतियां भी धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन और रूपांतरण की एक बहुत लंबी प्रक्रिया का बाहरी प्रमाण भर होती हैं। मानव की प्रबल अभिप्सा रही है उन्नयन। जब यह परिवर्तन की चाह अंतर में घटित हुई है तब वह चेतना के गंभीरतर शिखरों पर जा बैठा है। जब बाहर हुआ तब आत्मविस्तार पनपा। इस विस्तार का रूप देश काल के अनुरूप कुछ भी हो, धीरे धीरे राज्य बढ़े, समाज विशाल हुआ तथा जीवन जटिल हुआ। ऋषि मनीषी क्रांतिदर्शी थे और सामान्य जन क्रांतिधर्मी। इन दोनों में जब जो अपना पथ भूला तब मानवता विकल हुई। जन विकलता की तरफ ही तो क्रांति का अध्याय लिखती है। यह तथ्य देशव्यापी, क्षेत्रव्यापी, जातिव्यापी न होकर जीवन व्यापी है। आदमी की तकलीफ के दो कारण हैं। पहला साधनों का अभाव, दूसरा व्यवस्था का वह स्वरूप जो स्वाभाविक विकास को रोकना चाहता है। वे चाहे शासन के शोषक हों अथवा शासनकर्ता हों, रूढ़ियों कुरीतियों के पृष्ठपोषक दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों कारणों के पीछे वह अज्ञान है जो व्यक्ति और समाज के बीच असंतुलन की सृष्टि करता है। राजतंत्र के चरमराते ढांचे ने जब व्यक्तिवाद का रूप लिया, शोषणवाद को प्रश्रय दिया, वहीं से विश्व इतिहास में क्रांति की श्रृंखला चल निकली। संकेतानुसार ये सभी क्रांतियाँ संख्या की दृष्टि से भले ही अनेक हों पर स्वरूप और सिद्धांत की दृष्टि से एक सी हैं। व्यवस्था परिवर्तन के अलावा पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक क्रांति संपन्न हुई जिसने आगे चलकर औद्योगिक क्रांति से अपना नाता जोड़ लिया। जीवन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिकता का सीधा आघात धर्म पर हुआ और जीवन शैली के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति ने उथल पुथल मचाकर रख दी। इन सब के बावजूद क्या मानव की विकलता थमी, वेदना कम हुई? यदि नहीं हुई तो अवश्य इन परिवर्तनों में कुछ मूलभूत कमियां रही होंगी। यदि ऐसा न होता तो व्यक्तिवाद की समाप्ति का दावा करने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे न होते जिन्हें अपनी रोटी दूसरों के साथ खाना मंजूर नहीं, जिन्हें पूरी रोटी सिर्फ अपने लिए चाहिए, बल्कि वश चले तो वे औरों की भी रोटियां छीनकर बेच डालें और मिले धन से घूंट भर शराब पीने में चैन महसूस करें। साम्यवाद व्यक्ति की मौलिकता पर कुठाराघात करने वाला सिद्ध नहीं होता। वास्तविकता कुछ ऐसी ही है। क्रांति की संरचना और प्रक्रिया पर गौर करने पर स्पष्ट होता है कि इसका आरंभ हमेशा कुछ विचारशील, साहसी परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देने वाले व्यक्तियों के द्वारा होता है। आर्थिक ढांचा या तो तटस्थ रहता है अथवा किन्हीं अंशों में सहयोगी अथवा विरोधी। राजसत्ता हमेशा विरोधी पाले में खड़ी मिलती है। क्रांतिकारी सर्वहित में सर्वस्व दे डालने की मौलिक विशेषता कारण व्यक्तित्ववान होते हैं। अपने इस गुण व अदम्य साहस से वह व्यवस्था बदल डालते हैं। प्रकाश में आती है क्रांतिकारी सरकार। क्रांतियाँ क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय, भारत फ्रांस का उदाहरण लें अथवा मिजोरम आसाम का, नेपाल, इटली, अमेरिका, कोई भी क्यों न हो, हर कहीं अपने समय में क्रांतिकारी सरकारें आई हैं। क्रांति का एकमेव कारण है व्यक्ति और समाज की संरचना तथा अंतर संबंधों को भुला देना।
जीवन का विकास मनोसामाजिक होता है। स्थायी समाधान एक ही है, व्यक्ति बदले, समाज बदले। आवश्यकता मनोसामाजिक क्रांति की है। होता यह है कि व्यवस्था को बदलने वाले क्रांति दल के दो भाग होते हैं। एक नई व्यवस्था में प्राण भरता, दूसरा व्यक्ति गढ़ता है। समाज की प्रथा, परंपराएं, कुरीतियां सुधारता है, मात्र सामाजिक क्रांति से काम चलने वाला नहीं। जमाने की भारी तादाद में विवेकानंद, गांधी, मैजिनी चाहिए। जब तक इस व्यक्ति निर्माण की फैक्ट्री में ताला लगा हुआ है, तब तक क्रांति की पूर्णता संभव नहीं। व्यक्ति अच्छे होंगे, हर बिगड़े ढांचे को बना देंगे। यदि वे स्वार्थ लोलुप हुए तो बने ढांचे को भी जर्जर चकनाचूर होना पड़ेगा। आज की दशा में जर्जरी ढांचों में पिसे रहे मानवीय जीवन को देखने पर यही लगता है कि घूम फिर कर आदमी वही, बल्कि उससे भी बदतर हालत में आ पहुंचा है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब उसे पुनः आवश्यकता पड़ गई है कि नई व्यवस्था का सृजन हो, परस्पर के संबंध नए सिरे से विकसित हों, अर्थात समाज नीति की नई स्मृति बने। विनिमय प्रणाली ऐसी हो जो हर किसी की सामान्य जरूरतें पूरी कर सके। मानवीय चेतना को उन्नत करने वाली तथा बहिरंग जीवन को परिष्कृत करने वाली ऐसी प्रक्रिया विकसित हो, अंधविश्वास जिसके निकट न फटके। इस आपड़ी जरूरत को कौन पूरा करेगा? कहाँ है ये सब विशेषताएं? इसके लिए क्रांति के उस आयाम को ढूंढना पड़ेगा जो व्यक्ति की भूलों से मुक्त हो, जिसमें व्यक्ति को मनोसामाजिक नवसृजन की अपूर्व क्षमता हो। क्रांति का वही नया आयाम विचार क्रांति है। इस नए आयाम द्वारा संपन्न हो रही महाक्रांति ने अपना केंद्र बनाया है व्यक्ति को। उसकी परिधि है समाज। यह व्यक्ति की अंतःशक्तियों को उजागर करेगी। समाज की प्रत्येक प्रणाली को नया रूप देने के लिए कटिबद्ध होगी। विश्व के समस्त मानव समुदाय के सामने ऐसी प्रथम अहिंसक महाक्रांति होगी। इतने पर भी इसकी शक्ति ने समूचे विश्व को चकित कर रखा है। विचारों का जबरदस्त तूफान क्या कुछ नहीं कर रहा। इन दिनों धर्म और विज्ञान के कदम एक दूसरे से मिलने के लिए बढ़े हैं। तनिक गहरे उतरे तो पता चलेगा कि विचार क्रांति की वीणा ने सद्भाव, सहनशीलता, सदाशयता की नई रागनियाँ बजाई हैं। हो भी क्यों ना, तलवार से हम मनुष्य को पराजित कर सकते हैं, जीत नहीं सकते। मनुष्य को जीतना उसके हृदय पर अधिकार पाना है, और हृदय की राह समर भूमि की लाल कीच नहीं, सहिष्णुता का शीतल प्रदेश है, उदारता का उज्ज्वल क्षीर समुद्र है। मित्रों, विचारों की क्रांति यही राह प्रशस्त कर रही है, टूटे दिलों को जोड़ रही है और पुराने घावों को सहलाकर उन्हें भरती जा रही है। अरविंद ने अपने ग्रंथ ह्यूमन साइकिल में कहा है, मनुष्य के जीवन संबंधी विचार, प्रयत्न और भावनाओं की ऐसी प्रवृत्ति जो सामुदायिक मन को वशीभूत कर ले, तो उसका परिणाम निश्चित ही मानव जीवन के समस्त क्षेत्र में एक गंभीर क्रांति होगा। वह उसे प्रारंभ से ही एक नया रंग और वातावरण, एक उच्चतर भावना, एक महत्तर उद्देश्य प्रदान करेगी। इस प्रारंभ की परिणति होगी नया युग, जो व्यवस्थाओं, प्रणालियों, नीतियों की दृष्टि से अद्भुत होने के साथ व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से भी अभूतपूर्ण होगा, जो मनुष्य को देवत्व की अनुभूति कराए और स्वर्ग के नंदन कानन की धरती पर उतारे बिना नहीं रहेगा।